हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि पे। मैं रवि स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल क्रैक विथ रवि पे। जैसा कि आपको पता है ना कि यूपीएसआई का फॉर्म भरा जा चुका है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा चैनल लोग बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ना होके जनवरी में भी हो सकता है, तो आप लोग तैयारी लगातार करते रहिए। इसी क्रम में आज से हम लोग लगातार अपने चैनल पे डेली एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अल्टरनेट चलेगी, किसी दिन मूल विधि की चलेगी, किसी दिन क्या कहते हैं संविधान की चलेगी, किसी दिन हिंदी की चलेगी, किसी दिन आपको पूरा जीएस का मिलेगा। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 40 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपका लेंगे और डेली 15 से 20 मिनट आप लगातार ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सुन-सुन के आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोशिश करेंगे कि बेहतरीन व्याख्या के साथ आपको बताएँ और आपको समझ भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैक विथ रवि में। चलिए फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका था कि जमींदारी प्रथा जमी उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? यह पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके पास है 1950, 1951, 1952 और 1953। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मूल विधि से ही आते हैं, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब ज़्यादातर आयोग का गठन कब हुआ था, कब क्या हुआ था, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो जमींदारी प्रथा थी, वो उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? तो 1950 में लागू हुई थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक, क्या अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? क्या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अ, अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को हो जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है? तो केवल जो हमारा इसमें दिया है, जैसे 21 दिया है, 22 दिया है, 27 का 2 दिया है और 32 दिया है। तो आपको पता है ना, केवल 32 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसी आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति डैश डैश में जनहित याचिका दायर कर सकता है। एक व्यक्ति कहाँ जनहित याचिका दायर कर सकता है? ठीक है, तो एक व्यक्ति जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकता है? केवल उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में, केवल जिला अदालत में या फिर केवल उच्चतम न्यायालय? देखिए, केवल एक टफ शब्द है, मतलब केवल तो होगा ही नहीं। कहाँ कर सकता है वो? उच्च न्यायालय में भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी कर सकता है, ठीक है। जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये डायरेक्ट शुरुआत ही पूछ लो, जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत 1980 से हुई थी। कब हुई थी? 1980 से हुई थी, ठीक है। और न्यायमूर्ति बी आर अय्यर को, बी आर कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी एन भगवती, इनको फादर ऑफ जनहित याचिका कहा जाता है। किसको? पी एन भगवती साहब को। किसको? पी एन भगवती साहब को फादर ऑफ जनहित याचिका कहा जाता है। बात क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते रहेंगे, बहुत ज्यादा व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। किसी अदालत में के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य विशेषज्ञ की राय हासिल करने की परियोजना के लिए कौन अपनी राय दे सकता है? कौन दे सकता है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक या इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ या साइबर विशेषज्ञ या अदालत का फॉरेंसिक विशेषज्ञ। तो ये साक्ष्य कौन दे सकता है? तो अदालत कब उसको मानेगी साक्ष्य? जब उसकी अदालत के जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ होंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक जो होंगे, वो उसको जब सही बताएंगे कि ये परीक्षक ये सही है, तभी कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डैश 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 निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपभोक्ताकर्ता का नाम, पासवर्ड प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाला कार्य क्या होता है? ये मैलवेयर होता है, ट्रोजन होता है, हैकिंग होता है, ये फिशिंग होता है? तो ये क्या होता है? ये फिशिंग होता है। क्या होता है? ये फिशिंग होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका,
वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था? कौन सा मामला आया था? अब आप जानते हैं कि मामला से क्वेश्चन बहुत आता है, वाद विवाद से क्वेश्चन एसआई में बहुत आता है। कौन सा मामला क्या था? ओम प्रकाश बनाम दिलबहार, फिर लिली थॉमस बनाम भारत संघ, या रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, या फिर तमिलनाडु राज्य बनाम सुहासी कट्टी। तो ये किस मामले में पहला आपराधिक मामला आईटी अधिनियम 2000 से हुआ था? तो ये तमिलनाडु बनाम सुहासी कट्टी के नाम से हुआ था। बात समझ में आई? 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सूचना तकनीकी किस आधार पर परिचयात्मक चोरी के अपराध का उल्लंघन है? कौन सा धारा है कि ये जो बता रही है कि परिचयात्मक चोरी अपराध है? तो ये आपकी कौन सी धारा बता रही है? तो ये धारा 66 की सी बता रही है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? क्या कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 18 कहती है। कौन सी धारा कहती है? धारा 18 कहती है, आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट 2000 के धारा 18 कहती है कि कार्यों का वर्णन किया गया है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन आपका है, पूरा क्वेश्चन आ जाने दीजिए। चलिए, पूरा क्वेश्चन है कि आईटी प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कोई बात लागू नहीं होगी कब? स्थावर संपत्ति में किसी हित के कार्य के लिए संविदा पर। दूसरा ऑप्शन है किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्रित, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिसूचित किया हो। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका, ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल बिल पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी। तो ये किस पे लागू होगा दोस्त? तो ये उपरोक्त सभी पे लागू होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अनुच्छेद 22 का 4 के निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया था? तो अधिकतम अवधि कितनी कर दिया था? इसमें 3 माह से घटाकर कितना माह कर दिया गया था? तो 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया था। कितनी कर दिया गया था? 3 माह से घटा के 2 माह कर दिया गया था। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तो भारतीय गणराज्य के 31वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? जब भारत सरकार के 31वें गणराज्य जब बन गया था 1950 में, उसके बाद 31वें वर्ष में ये अधिनियम आया था। ठीक है, मतलब 31वें वर्ष यानी 1980 के आसपास ये पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजना के मामले में उपधारण को खंडित करने का भार होता है। क्या होता है? खंडित करने का भार क्या होता है? सदैव अभियुक्त पर होता है, कभी कभी अभियुक्त पर होता है, अभियोजन पक्ष पर होता है, कभी कभी अभियुक्त पर, और कभी अभियोजन पर। तो ये कब होता है? केवल सदैव अभियुक्त पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1988 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये आयु जो है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? ये आयु अधिकतम 80 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान आयकर अधिनियम में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान जो आयकर अधिनियम है ये लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्त 1 अप्रैल 1962 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1 अप्रैल 1962 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि यदि कोई सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या करेगा? आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। दूसरा क्या है? 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये क्या सही होगा? ये केवल क्या होता है? 30 दिनों के अंदर ही आप 30 दिनों के भीतर ही आप पहली शिकायत आपको दर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है कि लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। क्या लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा? क्या उपलब्ध कराएगा? निःशुल्क करवाएगा, या ऐसी लागत जो माध्यम या मुद्रण लागत के मूल्य के विहिप हो तो क्या करवाएगा? ये दोनों हो सकता है, निःशुल्क भी करवाएगा और निहित भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। का विस्तार
का विस्तार कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, या फिर संपूर्ण भारत में, या फिर संपूर्ण विश्व पर, या फिर उपरोक्त सभी पर? तो भैया सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया कश्मीर पर भी है, मतलब संपूर्ण भारत पे है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट जल्दी जल्दी। क्या पशुवध को मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, हाँ या नहीं? तो पशुवध को मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्राविधान होता है। विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्राविधान क्या होता है? तो ये 37 धारा के अंतर्गत लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक के कम से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित करनी चाहिए? तो कम से कम 2 दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित करनी चाहिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1994 में कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो ये कौन सा अधिनियम क्रमांक था? तो ये आपका 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 था। क्या? 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है। अपराध के आगमन को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 111 के सी में किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि कितने वर्ष होती है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर के पदाधिकारियों का ये जो अधिनियम आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जब आया था ये, तो उसमें क्या कहा गया था? ये केवल 3 वर्ष तक ही रह सकते हैं। ठीक है, केवल 3 वर्ष तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई? भैया अभी मैंने आपको बताया 1972 में आया था, तो इसकी स्वीकृति कब हुई थी? तो इसकी स्वीकृति 9 सितंबर